हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी जो सेक्शन 2D में दी थी। हमने उस पर पूरा लेक्चर पढ़ा था। कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन कितने टाइप का होता है, उसके केस लॉ पढ़े थे। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कंसिडरेशन होता क्या है। कंसिडरेशन मीन्स कुछ कार्य के बदले कुछ देना, कुछ मतलब जैसे मैंने कहा कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको 1000 रुपीज दूंगी। ये कंसिडरेशन हो गया आपके लिए 1000 रुपीज, और मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया मेरा काम। ठीक है, मेरा काम हो रहा है। ठीक है, आप डिटेल में वहां जाके देख सकते हैं कि कंसिडरेशन होता क्या है। प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू उसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं, उसके टाइप्स बताए हैं। आप पहले वो वीडियो सेक्शन 25 को पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट कैसे होते हैं? वॉइड। लैटिन में से कहा जाता है न्यूडम फैक्टम एग्रीमेंट, मतलब एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जो एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के होंगे, जो बिना प्रतिफल के होंगे, वह वॉइड कहलाएंगे। ठीक है, अब सेक्शन 25 क्या कहता है? जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होते हैं वह वॉइड होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड, इसके कुछ एक्सेप्शन है जो सेक्शन 25 में दिए गए हैं। वो एक्सेप्शंस, अब ये तो बता दिया है कि कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हो, जो सेक्शन 25 क्लॉज 1 में बताया कि यदि वह नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हो, नियर एंड डियर रिलेशन में हो, और राइटिंग और रजिस्टर्ड हो अंडर द लॉ, तो ऐसे एग्रीमेंट अगर विदाउट कंसिडरेशन भी हुए तो वह वॉइड नहीं होंगे, वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, वह इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे। कब? जब वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होंगे, नियर रिलेशन, ध्यान रखिएगा नियर रिलेशन लिखा है, ब्लड रिलेशन नहीं लिखा है। मतलब इसमें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड रिलेशन नहीं आएंगे, अदर रिलेशंस भी आ सकते, पर वो नियर रिलेशन होना चाहिए। और ऐसे एग्रीमेंट राइटिंग और रजिस्टर्ड होने चाहिए अंडर दी लॉ। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। ए ने अपने बेटे को 1000 रुपीज दिए और उसने कहा कि ये लो 1000 रुपीज, और उसके बदले उसके बेटे ने उसको कुछ नहीं दिया, तो ऐसे एग्रीमेंट वैलिड होंगे। ठीक है, पर ए ने अदर पर्सन को 1000 रुपीज दिए और उसके बदले उसने उसको कुछ नहीं दिया, तो ये ऐसे एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर न नियर रिलेशन था, न नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, न राइटिंग और रजिस्टर्ड था। अब एक ऐसे ही केस लो है राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी का। इसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। इतने झगड़े होते हैं कि वो हस्बैंड बोलता है कि मैं तुमको दूर कहीं मकान दिला देता हूँ, वहां पर तुम रहना, और मैं तुमको हर महीने मेंटेनेंस भी दिया करूंगा, एक सम ऑफ अमाउंट मेंटेनेंस तुमको दूंगा। इस पे वाइफ एग्री हो जाती है। ठीक है, इस पे वाइफ एग्री हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर नियर रिलेशन तो है, लेकिन नेचुरल लव एंड अफेक्शन कहीं नहीं नजर आ रहा है ऐसे एग्रीमेंट में, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे, क्योंकि उसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो है ही नहीं। अगर लव एंड अफेक्शन होता तो वो भेजता ही नहीं उसको बाहर कहीं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है पास वॉलेंट्री सर्विस, सेकेंड एक्सेप्शन है। A promise to compensate a person who has already voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally compellable to do is enforceable। मतलब यह वॉलेंट्रीली होना चाहिए, होली और पार्ट में हो वो चलेगा, और सब्सिक्वेंट प्रॉमिस होना चाहिए। मतलब ए का पर्स हो घूम गया, बी को वो पर्स मिला, बी में उस ए के पर्स में आईडी कार्ड वगैरह सब था, वो गया ए के घर और उसको वो पर्स लौटा दिया। उस पर्स के बदले ए ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं आपने मेरे को ये पर्स लौटाया, उसके बदले मैं आपको कुछ सम ऑफ मनी, कुछ पैसा दूंगा, यहाँ प्रॉमिस किया। तो ऐसे भी एग्रीमेंट क्या होंगे? वैलिड होंगे। ठीक है, पास वॉलेंट्री सर्विस मतलब काम तो हो गया है,
काम वो जो उसका था वो कर चुका है, पर कंसिडरेशन पास में मिला है, बाद में मिला है, और वॉलेंट्रीली होना चाहिए। ये ऐसे जो है एग्रीमेंट वॉलेंट्रीली होना चाहिए, और प्रॉमिस सब्सिक्वेंट प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस सब्सिक्वेंटली होना चाहिए। पहले उन्हें प्रॉमिस करा क्या, नहीं, बाद में प्रॉमिस हुआ। ये प्रॉमिस कैसा हुआ, बाद में हुआ। हमने कंसिडरेशन में, आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि कितने टाइप्स के कंसिडरेशन रहते हैं, प्रेजेंट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन। 3 टाइप के कंसिडरेशन रहते हैं। तो वो वाला पास कंसिडरेशन 2D में आता है, ये सेक्शन 25 क्लॉज 2, ये पास वॉलेंट्री सर्विस वाला कंसिडरेशन सेक्शन 25 क्लॉज 2 में दिया गया है। भले से वो पार्ट में दे या पूरा कर दे प्रॉमिस, ठीक है। इसके ऊपर भी एक केस लॉ है, करमचंद वर्सेस बसंत कुमार का। अब इसमें कोर्ट में कहा, अ प्रॉमिस मेड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी टू पे फॉर गुड्स सप्लाई टू द प्रोमिसर ड्यूरिंग माइनॉरिटी वाज हेल्ड टू बी विद इन द एक्सेप्शन। मतलब एक माइनर को पर्सन ने गुड प्रोवाइड करा उसकी माइनॉरिटी के दौरान, तो उसने मेजर होने के दौरान प्रॉमिस किया कि आपने मेरे को प्रीवियस टाइम में, पास में जो मेरी देखभाल करी और मेरे को गुड्स प्रोवाइड करा है, नेसेसरी सप्लाइड प्रोवाइड करवाई, जो चीजें गुड्स वगैरह प्रोवाइड करा है, उसके बदले में आपको कुछ सब्सिक्वेंट उन्हें बाद में प्रॉमिस किया मेजोरिटी के दौरान कि मैं आपको इतनी सम ऑफ मनी, फिक्स सम ऑफ मनी या कुछ पैसे दूंगा या कंसिडरेशन दूंगा। तो ऐसे भी एग्रीमेंट जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, वैलिड कहलाएंगे, इन्फोर्सेबल कहलाएंगे लॉ द्वारा, ठीक है। वो वॉइड नहीं होंगे भले से बाद में उन्होंने पैसे दिए, ठीक है। इसलिए पास वॉलेंट्री सर्विस भी विदाउट कंसिडरेशन हुई हो तो भी वह वैलिड कहलाएगी, ठीक है। पास कंसिडरेशन इज गुड कंसिडरेशन इन इंडियन लॉ बट नॉट इंग्लैंड लॉ, ठीक है। अब एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ए और बी 2 फ्रेंड थे, ठीक है। बी ट्रीट करता है, मतलब ए बहुत बीमार रहता है तो बी उसको उसकी इलनेस के टाइम उसे पैसा देता है, पेमेंट उसके जितने भी मेडिकल के बिल्स वगैरह वो पे करता है, तो ए उसको बदले उसको पैसा देता है, तो वो बी जो रहता है वो लेने से मना कर देता है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए। यहाँ पर ए बी के सन से प्रॉमिस करता है कि मैं तुमको 1000 रुपीज दूंगा। यहाँ सी ने ए के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। बी का जो सन था सी, उससे ए प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इस चीज के बदले, आपके पिता ने मेरे लिए इतना करा तो मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा। तो यहाँ पर काम किन दोनों के बीच में हुआ, ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर ए का प्रॉमिस नॉट इन्फोर्सेबल होगा, क्योंकि कहा गया है कि दिस सेक्शन इंप्लाइज ओनली, दिस सेक्शन implies, this act implies that must have been done for a person who is in existence at the time of the doing of the act, ठीक है। जब वह एक्ट हो रहा था, उन दोनों के बीच में वो एक्ट हुआ, तो ये सेक्शन सिर्फ उन दोनों पर ही अप्लाई होगी, उन पे इन्फोर्सेबल होगा। थर्ड पर्सन पर, बी का जो सन है उसके ऊपर इन्फोर्सेबल, उसके ऊपर इन्फोर्सेबल ये नहीं होगा, ठीक है। आ गया समझ में। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हो या पास वॉलेंट्री सर्विस हो तो ऐसे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वॉइड होंगे, सॉरी, ऐसे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वॉइड नहीं होंगे, क्योंकि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन तो वॉइड होता है, पर उसके कुछ एक्सेप्शंस है जो सेक्शन 25 में दिए गए। सेक्शन 25 यह भी कहता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है, लेकिन सेक्शन 25 यह भी कहता है कि उसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। उसमें लिखा हुआ है अनलेस वर्ड, अनलेस मतलब ये क्या एक्सेप्शन दिया है, टाइम बार डेप्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में, मेरे कंसिडरेशन का अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें भी हमने ये सारे पॉइंट की बात करी थी। उसमें हमने टाइम बार डेप्ट समझा था कि टाइम बार डेप्ट क्या होता है। आपने अगर वो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि टाइम बार डेप्ट होता क्या है। टाइम बार डेप्ट मतलब ऐसा डेप्ट जिसका टाइम बार्ड हो गया हो, मतलब जिसे लिमिटेशन एक्ट के थ्रू जिसे टाइम दिया था वो टाइम खत्म हो गया, फिर भी वो डेप्ट आपने उस पर्सन से नहीं लिया। जैसे ए ने बी को 1000 रुपीज दिया, 3 साल हो गए, उसने 1000 रुपीज नहीं लौटा है, और आपने भी उससे नहीं मांगे वो 1000 रुपीज। आप फिर 3 साल बाद कोर्ट में गए और कहा कि सर
कोर्ट से कहा कि जज सर ये आपने मेरे इस पर्सन ने मेरे 3000 रुपीज नहीं लौटा, तो कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपका टाइम खत्म हो गया है। लिमिटेशन एक्ट इसलिए अप्लाई किया जाता है क्योंकि आप टाइम के अकॉर्डिंग आप आपके जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज है उसके लिए आप जागरूक रहो, नहीं तो आप 10 साल बाद आपका लोन मांग रहे हो, नहीं, आपका जितना टाइम दिया उसी टाइम बाउंड में आपको केस लगाना था। अगर आपने केस नहीं लगाया तो ये आपकी गलती, और आपकी गलती की सजा आपको मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही टाइम बार डेप्ट था, टाइम बार डेप्ट है, और वो राइटिंग एंड साइन में अगर पर्सन जिसको डेप्ट दिया है या उसका एजेंट ये प्रॉमिस कर दे कि भले से टाइम पूरा हो गया फिर भी मैं आपको सम ऑफ मनी इतना पैसा जो है वो लौटा दूंगा, ठीक है। राइटिंग और साइन अटेस्टेड हो वो राइटिंग, लेकिन ये ध्यान रखिएगा राइटिंग और साइन हो और उस पर्सन द्वारा जिस पे डेप्ट है आपका और उस या उसके एजेंट द्वारा ये कह दे या राइटिंग और साइन में कि टाइम बार्ड होने के बाद भी मैं आपका डेप्ट आपका लोन चुका दूंगा, तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा, ठीक है। ये एक लास्ट एक्सेप्शन, थर्ड एक्सेप्शन दिया गया है इसमें कि ऐसा होने पर भी कोर्ट उसे वैलिड मानी जाएगी, ऐसे प्रॉमिस भी, ऐसे एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, ठीक है। इसके लिए कोर्ट फिर वो जा सकता है अगर उसके पास राइटिंग और साइन में होगा वो। और ध्यान रखिएगा ऐसे प्रॉमिस मस्ट भी एक्सप्रेस होना चाहिए, मतलब राइटिंग और साइन, मतलब राइटिंग में होंगे, साइंड होंगे, अटेस्टेड होंगे, तभी ऐसे प्रॉमिस कि आपने ओरली बोल दिया कि हाँ मैं तुमको बाद में भी लौटा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर जब तक वो राइटिंग और साइन नहीं होगा। ये इसके इसेंशियल्स है। और क्या लिखा है, इन एनी ऑफ दिस केसेस सच एन एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट, इन सारे केसेस में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। अब इसी के एक्सेप्शंस के साथ सेक्शन 25 में उसके दो एक्सप्लेनेशन भी दिए। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में दिया गया है गिफ्ट के केसेस में विदाउट कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन वाला रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आप किसी को गिफ्ट देते तो उससे कंसिडरेशन की वो थोड़ी रहती, नीड थोड़ी रहती। गिफ्ट तो फ्रीली दिया जाता है कि नहीं, कि आप किसी पर्सन को गिफ्ट दे रहे हो नियर डियर रिलेशन में, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, किसी भी पर्सन को कोई भी दे सकता है, उसमें कंसिडरेशन की कोई नीड नहीं होती, तो ये रूल गिफ्ट पर अप्लाई नहीं होगा। और सेकेंड एक्सप्लेनेशन यह कहता है कि इनएडिक्वेसी, अगर इनएडिक्वेसी हो एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड, यदि एग्रीमेंट में प्रोमिसर की जो है वो फ्रीली गिवन है तो वो नॉट वॉइड होगा, बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, कंसिडरेशन इनएडिक्वेट होने पर भी। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ उसको भी। ए एग्री होता है उसका हॉर्स सेल करने के लिए बी को 1000 रुपीज का हॉर्स है वो 10 रुपए में उसको दे देता है, फ्रीली दी उसने, उसकी कंसेंट फ्री दी है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा क्योंकि उसने जो है अपनी कंसेंट फ्री दी है, उसमें कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू या कोर्सन के थ्रू उसको धमकी देकर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपने फ्री कंसेंट के प्रीवियस लेक्चर आई होप मेरे को लगता है कि आपने देखे होंगे, तो उसमें आपने फ्री कंसेंट को अच्छे से, मैंने हर पॉइंट को अच्छे से क्लियरली विद एग्जांपल विद केस लॉ प्रॉपर समझाया है, वो आप देखिएगा तो आपको फ्री कंसेंट का मीनिंग समझ में आएगा। उसमें फ्री कंसेंट दी है तो इनएडिक्वेट भी कंसिडरेशन होगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होंगे। और ऐसे ही ए एग्री टू सेल अ हॉर्स वर्थ ₹1000 for ₹10, ए डिनाइज दैट हिज कंसेंट टू द एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन, यहाँ ए मना कर देता है कि मैंने इसमें फ्री कंसेंट मेरे को अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू दी गई, मैंने ये कंसेंट फ्री नहीं दिया, तो ऐसे में कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेगी। द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन फैक्ट विच द कोर्ट शुड टेक इन अकाउंट इन कंसिडरिंग वेदर ए और नॉट एस कंसेंट वाज फ्रीली गिवन, ठीक है। आ गई बात समझ में। यहाँ इनएडिक्वेसी का सेकेंड पॉइंट में, उसके एक्सप्लेनेशन के पॉइंट में, इनएडिक्वेसी का पॉइंट इसलिए कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 1000 रुपए की चीज है वो 10 रुपए में क्यों दे रहा है, वो फ्री कंसेंट में है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए इनएडिक्वेसी का
पॉइंट रखा गया है कि वो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, तो वह उसकी कंसेंट फ्रीली दी गई है या नहीं, ये पता लगाने के लिए, ये जानकारी निकालने के लिए, ये पॉइंट को, इनएडिक्वेसी के पॉइंट को कोर्ट को ध्यान में, अकाउंट इन कंसिडरिंग लिखा हुआ है उस एग्जाम्पल में, शुड टेक अकाउंट इन कंसिडरिंग, कि कोर्ट को, न्यायालय को विचार करने में, गणना में लेना चाहिए, मतलब कोर्ट अपने विचार में ले कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो वो कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, इससे तो नहीं लिया गया है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन सेकंड, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन की बात करता है कि उससे पता चलता है, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो कोर्ट पता चल जाएगा इससे कोर्ट को कि वो कंसेंट फ्रीली दी गई है या नहीं दी गई है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको आगे के लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो और प्रीवियस लेक्चर्स भी आप देखेंगे तो आपको सारे डिटेल वीडियो मिल जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। ओके।